हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो हमारा बीए बीएससी बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का कंपलसरी सब्जेक्ट है, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता। इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैंने नोट्स बनाए हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें प्रीवियस मतलब जिन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो गया उसमें से भी डाटा को लिया गया है और इसमें नोट किया गया है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसमें नोट्स तो ज़्यादा हैं पर मैं इसमें इंपॉर्टेंट बताऊंगी। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पर इसमें वीडियो में जो समझाया जाएगा, आप सिर्फ नोट्स डाउनलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वीडियो में एक्सप्लेन भी किया जाता है ना। तो इसको ज़रूर देखिएगा एंड तक। ठीक है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ये तो आपको पता ही है, रीजनिंग और कंप्यूटर से। तो हम इस वाले वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास 15 है इस सब्जेक्ट की, ये लास्ट क्लास है हमारी, जिसमें हमने पूरा एनालाइज करके शॉर्ट नोट बनाए हैं। तो अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, उसमें हमने क्वेश्चंस कवर करे हैं, तो वो भी आप देख लिए जाके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम अपनी। तो ये हमारी शॉर्टकट्स की दे रखी हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल वाला एक बटन होता है। ठीक है, तो अगर हम कंट्रोल ए टाइप करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट में जितना भी डाटा हमने टाइप कर रखा होता है, जैसे कि ये पीडीएफ है, इसमें हमने कुछ टाइप कर रखा है कुछ भी, तो वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल। तो कंट्रोल प्लस ए किस के लिए होती है? सिलेक्ट ऑल। ठीक है, शॉर्टकट की सिलेक्ट ऑल की क्वेश्चन ये आएगा, सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, मतलब कंट्रोल और ए, कंट्रोल दबाएंगे और उसके साथ साथ ए दबाएंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि बोल्ड, जैसे कि हमारा कोई हमने ये लिखा हुआ है एस, अगर हमें इसको कीबोर्ड अगर कंप्यूटर है उसमें एस लिखा हुआ है और हमें इसको बोल्ड करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल दबाएंगे और बी दबाएंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी, प्लस एक मतलब सिंबल की तरह है, इसको यूज़ नहीं करना है, कंट्रोल दबाना है और बी दबाना है, तो क्या हो जाएगा? टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉपी की शॉर्टकट की क्या है? कॉपी किससे आता है? सी से आता है, तो सी। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा करेक्टर स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है? तो है हमारी कंट्रोल डी, स्पेसिंग की। ठीक है, ध्यान रखना करेक्टर स्पेसिंग की, ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं वैसे, ये वाली डी वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये सेंटर वाली MJPRU वाले क्वेश्चन में आई हुई थी। सेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ई। सी नहीं होता है, सी होती है कॉपी की, कंट्रोल प्लस सी, और सी के बाद क्या आता है? ई आता है ना, तो ई होती है ये सेंटर की। ठीक है, कंट्रोल प्लस ई जो है सेंटर करना है। अगर हमारा कुछ टेस्ट लिखा हुआ है, ये जो टेस्ट है हमारा, ये वाला जो टेस्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड को है ना, अगर हम इसको बिल्कुल बीच में करना है अपने डॉक्यूमेंट के, तो हम क्या करेंगे? क्या दबाएंगे? कंट्रोल ई दबाएंगे तो वो सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, फाइंड की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एफ। गो टू की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस जी। ठीक है, फाइंड, रिप्लेस और गो टू, साथ में इन तीनों की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एच। ये तीनों चीज़ें साथ में हो जाती हैं। फाइंड का मतलब क्या हुआ? अगर हमने डॉक्यूमेंट बना रखा है, उसमें हमने कई बार हमने लिख रखा है माइक्रोसॉफ्ट, तो अगर हम फाइंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट, तो जहाँ जहाँ माइक्रोसॉफ्ट लिखा होगा डॉक्यूमेंट में वो हाईलाइट होकर आ जाएगा। ठीक है, और रिप्लेस भी कर सकते हैं उसे दूसरे वर्ड से। ठीक है, वो भी ऑप्शन आता है इसमें, तो कंट्रोल प्लस एच। सिर्फ फाइंड पूछे तो कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इटैलिक। इटैलिक मतलब जैसे कि ये आई बना है, आई नहीं कोई भी वर्ड ले लो, टी ले लो, ये टी बिल्कुल सीधा बना है, अगर हम इसको तिरछा करना है तो हमें इटैलिक बोलते हैं उसको, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है फॉन्ट हमारा, तो वो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक करने की। नेक्स्ट है हमारा जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या होती है? वो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। ठीक है, कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है, फिर जे वाला बटन दबाना है, तो क्या हो जाता है? जस्टिफाई हो जाता है। ठीक है, तीनों की एक साथ दबाना होती है इसमें। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट हाइपर लिंक। अगर हमें डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक देना है तो उसमें कंट्रोल प्लस के का यूज़ करते हैं। के है ये, लिंक में के आ रहा है, वैसे शॉर्टकट की में भी के आ रहा है, कंट्रोल और के दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपर लिंक इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा
लेफ्ट करना है हमें, जैसे हमारा टेक्स्ट यहाँ पर कहीं लिखा है, इसको हमें ये लेफ्ट साइड ले जाना है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+L दबाएंगे तो वो लेफ्ट चला जाएगा, या फिर कर्सर को भी लेफ्ट कर सकते हैं। एंटर के लिए Ctrl+M दबाते हैं। वैसे तो एंटर का की अलग ही होता है, अगर मान लो की ख़राब है हमारी एंटर वाली तो हम Ctrl+M से भी एंटर कर सकते हैं। न्यू पेज ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट का तो क्या करते हैं, Ctrl+N शॉर्टकट की है इसकी। न्यू पेज ओपन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+O। प्रिंट करने की शॉर्टकट की है P से प्रिंट, Ctrl+P। ठीक है, कुछ तो इजी हैं, पर कुछ जैसी सेंटर वाली का ई था है ना Ctrl+E, तो ये थोड़ी चेंज है, वो ध्यान रख लेना आप। राइट की क्या है Ctrl+R। सेव और सेव एस की क्या है Ctrl+S, पर सेव एस की होती है Ctrl+Shift+S। ठीक है, सिर्फ सेव की होती है Ctrl+S। टेक्स्ट की होती है Ctrl+T। अंडरलाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडरलाइन की क्या होती है Ctrl+, जैसी टेक्स्ट लिखा है हमारा कुछ, उसको अंडरलाइन करना है, उसकी क्या होगी हमारी Ctrl+U। पेस्ट करने की, अगर हमने कुछ सिलेक्ट कर लिया, कुछ टेक्स्ट है हमारा, उसको सिलेक्ट कर लिया, उसको कॉपी कर लिया Ctrl+C से, फिर हमें उसको कहीं और पेस्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी हमारी Ctrl+V। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा W की, इसमें लिखी भी नहीं है तो आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कट की शॉर्टकट की क्या होती है, जैसे कि हमने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया, उसको वहाँ से हटाना है तो डायरेक्ट कट करेंगे तो वो कट हो जाएगी। कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। देखिए कट जैसा भी है ना। रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+Y। अंडो की क्या होती है Ctrl+Z। ये वाली आई हुई थी, ठीक है, MJPRU वाले यूनिवर्सिटी में। Ctrl+Z किसकी होती है, अंडू की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, ये है मतलब कॉन्सेप्ट ही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे नीचे के ये 3 याद मत करो, पर ये तो याद कर लेना। एक बिट किसके बराबर होती है, 1 बिट के बराबर। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी कंप्यूटर में, 1 बिट। ठीक है, जो कि 0 और 1 से बनी होती है। किससे, 0 से और 1 से। 1 बिट किससे बना होता है, 0 और 1 के पेयर से। और 4 बिट किसके बराबर होता है, 1 निब्बल के, जिसको हाफ बाइट भी बोलते हैं। ठीक है, 1 बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट के। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, 1 बाइट जो है 8 बिट्स, 1 बिट्स है ना, 1 बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट्स के, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 किलोबाइट की शॉर्ट फॉर्म होती है KB। मोबाइल में आता है कि आपका इतना KB डाटा जाएगा किसी फाइल को अपलोड करने में, MB GB है ना। 1 किलोबाइट कितना होता है, 1024 बाइट्स। ठीक है, बिट्स नहीं बाइट्स, वाई है यहाँ पर, बिट्स नहीं है, बाइट्स होता है। ठीक है, 1 मेगाबाइट यानी MB कितने के बराबर होता है, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 GB कितने के बराबर होता है, ये सबको पता होगा, जिसको गीगाबाइट भी बोलते हैं। ये होता है 1024 MB के बराबर। किसके बराबर, 1024 MB के बराबर, ना कि 1000 के बराबर। ठीक है, फिर आता है टेराबाइट। टेराबाइट कितने के बराबर होता है, 1024 GB के बराबर। ठीक है, फिर आता है पेटाबाइट। पेटाबाइट कितने के बराबर होता है, 1024 टेराबाइट के बराबर। फिर आता है एक्साबाइट। ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऊपर वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना। बता दे रही हूँ मैं, पेटाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 टेराबाइट के। एक्साबाइट होता है 1024 पेटाबाइट के। जेटाबाइट होता है 1024 एक्साबाइट के। और योटाबाइट होता है, लास्ट होता है योटाबाइट, जो कि होता है जेटाबाइट के। ठीक है, जेटाबाइट के बराबर 1024। तो ये बिट्स वाला ज़रूर देख लेना, 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है ना। और ये वाला भी देख लेना, ये तीनों देख लेना। ठीक, और देख लेते हैं हम आगे अपना इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, MS वर्ड, जिसमें हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। सिंपली हम कोई भी PDF बनाते हैं तो MS वर्ड में बना देते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, है ना, बढ़िया से डिज़ाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को। अलग अलग फॉन्ट स्टाइल भी होते हैं इसमें, है ना, तो वो हम कर सकते हैं। और MX एक्सेल में हम कैलकुलेशन वाला कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे रिजल्ट बनाना, बैंकिंग से रिलेटेड कार्य, प्लस गुणा मल्टीपल वगैरह जो भी है इसमें होता है। ठीक है, तो MS वर्ड और ये MS एक्सेल, ये सब MS ऑफिस का जो पैकेज आता है उसके ही पार्ट हैं।
और इसमें जो है MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या होता है? कैलिब्री होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है? कैलिब्री होता है। और इसमें MS एक्सेल में भी कैलिब्री होता है डिफ़ॉल्ट, मतलब जब हम ऑन करेंगे तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल कम होगा ही अप्लाई, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट होता क्या है आपको, जैसे कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका साइज़ इसको बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। उसको फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है? डिफ़ॉल्ट 11 होता है MS वर्ड में, डॉक्यूमेंट वाले में कितना होता है? 11। MS एक्सेल में कितना होता है? 10 होता है। ये ध्यान रखना, ये वाला आया भी था आज MJPRU वाले में, रॉयल यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट मेन्यू होते हैं MS वर्ड में और MS एक्सेल में। तो फर्स्ट मेन्यू होता है हमारा होम, और फर्स्ट मेन्यू इसमें भी होम ही होता है। नेक्स्ट है हमारा जहाँ हम वर्क करते हैं, जो MS वर्ड में जो वर्क एरिया होता है उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और इसके वर्क एरिया को बोलते हैं वर्कशीट, स्प्रेडशीट, सेल्स होते हैं उस स्प्रेडशीट के अंदर, है ना। और इसमें 3 डिफ़ॉल्ट शीट होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये नाम होते हैं उसके। और MS वर्ड का जो एक्सटेंशन है वो होता है डॉक या डॉक्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये है ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला पेज। एक्सटेंशन होता है MS एक्सेल का, जहाँ कैलकुलेटिव वर्क होता है वो होता है XLSX, ठीक है। डॉट लगाना मत भूलना, डॉट XLXX। इसमें जो है एक्सेल में क्या होते हैं? सेल होते हैं जो कॉलम और रो को मिलाकर बनते हैं। रो ऐसे ऐसे में होती हैं, ठीक है, और कॉलम ऐसे ऐसे में होते हैं। ये हैं हमारे लंबे लंबे में कॉलम है, और ये जो लेटी लेटी हैं ये रो हैं। तो ये वाली जो कॉलम होते हैं ना, वो और रो से मिलकर एक ये सेल बनता है, ये बॉक्स, ठीक है। तो रो का नेम होता है वो 1 2 3 करके होता है, 1 2 3 ऐसे करके, है ना, इस टाइप से होता है। और जो ABCD कॉलम का जो वो होता है ऐसे में ABCD, ये नेम होते हैं, ठीक है, सेल का नेम बनाने के लिए। और का सेल का नेम किस टाइप से आता है लिखा हुआ? A1 A2, इस टाइप से सेल का नेम लिखा हुआ आता है, ठीक है, डैश 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 B1 B2 B3 इस टाइप से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन है इसमें, तो देख लेते हैं अब हम। इसमें हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और अगर इतनी मेहनत से नोट्स बनाए हैं तो एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर करिए आप अपने फ्रेंड्स को, या स्टेटस पे लगाइए, जो भी करिए, है ना। तो एक शेयर तो बनता ही है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप माने या ना माने, मतलब देखिएगा लास्ट तक, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर जो है कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मीन होता है गणना करना, ठीक है। अगर कंप्यूटर का मीन पूछा जाए तो क्या होता है? गणना करना। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 3 टाइप होते हैं बेसिकली, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो संकेतों पर कार्य करता है, जैसे कि हमने बाइक में देखा होगा, जैसे कि घड़ी की सुइयाँ मान लो, ठीक है, या फिर बाइक में जो मीटर लगा होता है वो मान लो सुई वाला। तो ये है हमारे संकेतों पर कार्य करता है ये, ठीक है, तो उसको एनालॉग बोलते हैं। और अब फिर होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? जिसमें डिजिटल रूप से नंबर दिखाए जाते हैं, जैसे कि अब न्यू बाइक में डिजिटल रूप से स्पीड दिखाई जा रही है, सुई वाला सिस्टम नहीं होता है ना, तो वो डिजिटल हमारा होता है, ठीक है, डिजिटल मीटर होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के प्लस करके बने होते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखना, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल से मिलाकर बने होते हैं। नेक्स्ट ये थ्योरी वगैरह ना पढ़ें आप। हाँ, और डिजिटल कंप्यूटर हैं जो 0 1 पर ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइज़ के आधार पर अगर हम देखें कंप्यूटर को तो ये 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे साइज़ के होते हैं, मिनी कंप्यूटर उनसे बड़े होते हैं, माइक्रो क्या है? सबसे छोटे, मिनी उनसे बड़े होते हैं, मेन फ्रेम मिनी से भी बड़े होते हैं, और सुपर कंप्यूटर तो होते ही हैं सबसे बड़े, ठीक है, सुपर होते हैं वो बहुत बड़े नासा वगैरह में काम किए जाते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें माइक्रो कंप्यूटर क्या है। पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं इसे, PC भी बोलते हैं, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, है ना, जो हमारे घरों में कंप्यूटर पाए जाते हैं वो।
एक समय में एक व्यक्ति ही इस पे काम कर पाता है। और फिर होता है हमारा मिनी कंप्यूटर, जो मिड रेंज कंप्यूटर भी बोलते हैं इसको। 4 से 32 लोग एक साथ काम कर सकते हैं और माइक्रो से ज़्यादा बड़ा होता है ये, ठीक है। आम जगह पे नहीं होता है ये, बिजनेस में यूज़ किया जाता है इसको, शिपिंग अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। और ये एग्जाम्पल हैं CDC 660, ये सब हैं मिनी कंप्यूटर, ठीक है हमारे। नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से भी बड़े होते हैं, ठीक है। और इसकी बैंक सरकारी विभाग में इसका यूज होता है और सैकड़ों लोग काम कर सकते हैं। IBM और ये स्टार वाले उदाहरण याद रखिएगा, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। सुपर कंप्यूटर, सुपर होते हैं सबसे ज़्यादा, मल्टी प्रोसेसिंग क्षमता होती है इसमें। जब सुपर हैं तो पैसे तो अधिक होंगे ही, सबसे महंगा कंप्यूटर होता है ये। और आम लोग यूज़ करने की बात नहीं है, ये जो है हमारे नासा वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है, अंतरिक्ष वगैरह के लिए। और ये सुपर कंप्यूटर, सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर भारत का क्या है, परम 8000। ऑप्शन में 10,000 भी हो सकता है, तो परम 10,000 लगा लिएगा, ठीक है। और 1991 में बीच पर, और ये याद रखिएगा CDEC कंपनी के द्वारा, परम 10,000 हो चाहे 8,000 हो, कोई सा भी हो, परम CDEC कंपनी के द्वारा पुणे में लॉन्च होता है, ठीक है। किरे भी एक सुपर कंप्यूटर है, ये भी याद रखना, किरे क्या है, सुपर कंप्यूटर है। और बाकी देख लेते हैं हम सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट कंप्यूटर क्या है हमारा, अबेकस है, सबको पता होगा। चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया है, ये भी पता होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसे पता है, तो है इनेक, आइनेक, सॉरी इनाइक, इनेक पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इनेक हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ई से इनेक, ई से इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, पूरे दुनिया का सबसे पहला, मतलब वो हमने परम वाला देखा था, वो भारत का सुपर कंप्यूटर था, और ये पूरे वर्ल्ड का इन्होंने पूछा है। तो यही हमारा किरे CDC 6600, ठीक है, 6600, 1964 में इसका आविष्कार हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किरे याद रखना, किरे CDC एक सुपर कंप्यूटर का प्रकार है और ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है पूरी दुनिया का। नेक्स्ट है हमारा परम 10,000, 1998 में। इसका ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, डेट कहाँ याद करोगे इतनी फालतू में। परम पद्मा, ये भी छोड़ो। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई थी, कोलकाता में हुई थी 1955 में, ठीक है। कब हुई थी, 1955 में कोलकाता में, ठीक है, 1955 में कोलकाता में। इनपुट आउटपुट में से CPU द्वारा चेंज किया जाता है। इनपुट आउटपुट, इनपुट से आउटपुट में जो इनपुट है, हम जो भी टाइप करते हैं वो इनपुट होता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट होता है। वो किसके द्वारा चेंज होता है, CPU के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म आ सकती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर ऑन होते ही हमारे सभी हार्डवेयर कंपोनेंट की जांच करता है ये पोस्ट। क्या करता है, जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक से हमारे कंप्यूटर से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, माउस वगैरह कीबोर्ड वगैरह कंप्यूटर से जुड़े हैं ठीक तरीके से नहीं, ये जांच करता है ये, ठीक है। तभी इसका नाम भी है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट लेटेस्ट IT गैजेट। IT गैजेट क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये छोड़ो। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से आ गए। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रेन है, ठीक है, ये वाला आ सकता है क्वेश्चन। फोर्ट्रेन क्या है, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। अबेकस चीन में आविष्कार हुआ था इसका, ये याद होना चाहिए। डिफरेंस इंजन 18, ये छोड़ो, ये वैसे याद रखना, चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था, डिफरेंस इंजन का भी और एनालिटिकल इंजन का भी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाँ ये आ सकता है CUI की फुल फॉर्म कमेंड और करेक्टर बेस्ड यूजर इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंपॉर्टेंट है। इस वाले CUI का यूज में, मतलब CUI में क्या यूज होता है हमारा, कीबोर्ड यूज होता है, कमांड यूज होता है, करेक्टर यूज होते हैं। और GUI में हम माउस का यूज करते हैं, ठीक है, ग्राफिकल रूप से। तो GUI ज्यादा लोग फिर रहे हैं। MS विंडो को GUI भी कहा जाता है, क्योंकि MS विंडो में और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI का यूज होता है। और लिनक्स तो GUI और CUI दोनों पर आधारित है, ठीक है। ये थोड़ा बिलर है, पर इतना भी बिलर नहीं है कि चमके ना, है ना, दिखे ना। लिनक्स क्या है हमारा, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिनक्स क्या है, ओपन सोर्स मतलब क्या होता है, फ्री अवेलेबल हो,
ठीक है, उसके लिए हमें कोई चार्ज ना देना पड़ा हो, पैसा ना देना पड़ा हो, उसको कहते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र टास्किंग एंड जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। इसका आविष्कार टॉरवाल्ड्स ने किया है, ये याद रखना। लिनक्स टॉरवाल्ड्स, नाम से ही पता चल जाएगा लिनक्स है उनके नाम के आगे, है ना। आईओएस, आईओएस क्या है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। अबंटू क्या है? ये भी एक ओपन सोर्स लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी अबंटू भी। ओएसआई, ये आ सकता है क्वेश्चन, ओएसआई में कितने लेयर होते हैं और इसकी फुल फॉर्म। ओएसआई की में होते हैं ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन होती है इसकी फुल फॉर्म। इसमें 7 लेयर होती हैं, कितनी? 7 लेयर्स होती हैं। डब्ल्यू 3W की फुल फॉर्म तो आपको पता होगी, वर्ल्ड वाइड वेब, पर एक और डब्ल्यू लग जाए तो उसमें वॉर्म लग जाता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वॉर्म। डब्ल्यू का पहला सर्च इंजन है ये, ठीक है। डब्ल्यू से पहले क्या था? 4 डब्ल्यू थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया में इंटरनेट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 में जारी हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त को 1995 में, स्वतंत्रता दिवस वाले दिन 1995 में जारी हुआ था भारत में इंटरनेट। गूगल कब जारी हुआ था? वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख लेना, ठीक है, नोट्स में देख लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। यूट्यूब, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, P2P की फुल फॉर्म पेयर टू पेयर। वाईफाई पासवर्ड 63 वर्ड्स का होना चाहिए। और हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि पासवर्ड को हमें कितने दिनों में चेंज करते रहना चाहिए? तो 90 दिनों में चेंज करना देना चाहिए पासवर्ड को हमें, मतलब लगभग 3 महीने में चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। लैन, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। CTCP की फुल फॉर्म होती है क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। URL जो है, URL की फॉर्म आ सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये भी आ सकता है। IPv6 की 128 बिट इसकी जो होती है वो होती है क्षमता, ठीक है, और स्पेस, ठीक है। और IPv4 की 32, 6 वाले की होती है 128 और 4 वाले की होती है 32। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तभी खाली अगर नोट्स आपको मिलेंगे तो आपको थोड़ी ना पता चल पाएगा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। वीडियो में बताया भी है क्या क्या फालतू का है और क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो देखना ज़रूरी रहता है, सिर्फ नोट से काम नहीं चल पाता है। HTML की फुल फॉर्म और HTML की फुल फॉर्म बताना है। तो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, ठीक है, और HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। FB शुरू करने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 13 वर्ष होना चाहिए। 13 वर्ष की उम्र में हम FB शुरू कर सकते हैं। ई-गवर्नेंस की शुरुआत हुई थी 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। और बाकी हम देख लेते हैं। MIME, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। FB यूज़र, ये सब वगैरह वगैरह इम्पॉर्टेंट है नहीं इसके लिए, तो हम इसको छोड़ो। हाँ, एक बात याद रखना, मतलब ICICI बैंक द्वारा ATM प्रदान किया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। और जो मतलब इंटरनेट बैंकिंग कौन सी बैंक से हुई थी? ICICI द्वारा ही इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट हुई थी, इंटरनेट पर बैंकिंग सिस्टम। UPI की फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज़्यादातर क्योंकि सिलेबस में नहीं है ये शायद। हाँ, ये देख लेना, स्पीड ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, ये नहीं, सॉरी ये नहीं, ये ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आ सकता है फर्स्ट जनरेशन में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, फिर ट्रांजिस्टर्स का, फिर 5 जनरेशन है हमारी कंप्यूटर की, जो 5वीं चल रही है। ये पूछा जा सकता है प्रेजेंट में कौन सी जनरेशन चल रही है, तो कौन सी चल रही है? 5th जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ करा था हमने, सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था, थर्ड में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ था, और ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। फिर हुआ था हमारा IC के बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है,
और फिर उसके बाद हुआ था अल्ट्रा, यू है ये, यू अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ये हुआ था हमारा फोर्थ में वेरी लार्ज वाला, और अल्ट्रा लार्ज हुआ था फिफ्थ में, जो कि अब चल भी रहा है। ये माइक्रो प्रोसेसर ये तो अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये फुल फॉर्म में भी आ सकता है, शॉर्ट फॉर्म में भी, और फिफ्थ में हो रहा है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और ये याद रखना, सेम तो नहीं आएंगी, ये पहली पीढ़ी है, ये सेकंड पीढ़ी है, ये थर्ड पीढ़ी की एज है, और ये फोर्थ पीढ़ी की है, और फिफ्थ पीढ़ी की है 1980 से अब तक। ये हो सकता है कि 1946 से 45 हो या 47 हो, पर होगा इसके आसपास ही, तो ये याद ज़रूर कर लेना हो सके तो, वरना ये तो कर ही लेना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना ये कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। हार्डवेयर होते हैं हमारे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, सीपीयू, इनको हम टच कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। और सॉफ्टवेयर हमारे ये होते हैं सिस्टम का सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम चलाने के लिए यूज़ होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐप्स वगैरह, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे कंप्यूटर को सही रखने के लिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होते हैं, फ्री होते हैं, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर होते हैं जो पैसों से मिलते हैं। तो ये हमारा सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं, एमयू, एएलयू, सीयू। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, जो भी मेमोरी सिस्टम होता है, जो भी स्टोरेज का है ना। एएलयू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो भी कैलकुलेटिव वाली गणना वगैरह होती है वो सब इसमें होती है। सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट, ये कंप्यूटर के सारे सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। स्टोरेज में जाते हैं हम, प्राइमरी मेमोरी जो कि टेम्परेरी होती है, मतलब वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल को हिंदी में बोलते हैं अस्थाई, ठीक है। जैसे कि रैम, रोम, रैम में जो है रैम हमारा वॉलेटाइल है, और रोम जो है नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, स्थाई है। और रैम के कितने प्रकार होते हैं, एस रैम, डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। एस रैम ज़्यादा अच्छा होता है डायनेमिक रैम से। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है रोम, रीड ऑनली मेमोरी, जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम फ़ोन को ऑन करते हैं, फ़ोन को नहीं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो जो भी हमारे सामने आता है उसको हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं ना, तो वही होता है हमारा रीड ऑनली मेमोरी, जिसके प्रकार होते हैं प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हम कंप्यूटर में डालते हैं, जैसी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, एचडीडी, एफडीडी, जैसे कि अपने फ़ोन में हम डालते हैं मेमोरी कार्ड ज़्यादा स्टोरेज के लिए, वैसी होती हैं ये सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम सहायक मेमोरी बोलते हैं हिंदी में, और द्वितीयक मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हिंदी में मुख्य मेमोरी कहते हैं, और प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट अपना हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या पढ़ना है ये याद रख लेना। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करते हैं तो इनपुट होता है, माउस से भी इनपुट होता है, स्कैनर करके भी इनपुट होता है, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, जॉय स्टिक जो गेम के लिए यूज़ होती है वो भी इनपुट डिवाइस है, ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस है, बीसीआर बारकोड रीडर ये भी ओसीआर है, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, जैसे कि ओएमआर शीट होती है हमारे क्वेश्चन में जिसके गोले काले करते हैं, फिर उसको स्कैन करा जाता है ओएमआर मशीन के द्वारा, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस हुआ ना, है ना। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये सारे हमारे वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, कुछ कैप्चर करता है ना वेब कैमरा हमारा, तो वो भी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड में कीज़ होती हैं, मतलब कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं मिनिमम, पर आजकल कुछ अलग अलग भी आ रहे हैं, तो 108 हो सकती हैं मैक्सिमम, 104 से 108 के बीच हो सकती हैं। अगर ऑप्शन में वैसे तो 104 ही आएगा, ठीक है। अगर 104 ना हो तो 108 लगा सकते हैं आप, या फिर 108 से बीच का कुछ, है ना। वैसे तो 104 ही आएगा ऑप्शन में अगर आया ये क्वेश्चन तो। आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब जैसे कि हार्ड कॉपी जिसको हम टच कर सकें, जैसे कि अगर हमें प्रिंटर से हम कुछ निकालते हैं पेपर, तो उसको हम टच कर सकते हैं, तो वो आउटपुट होगा हमारा
हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होगा, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी जो होता है, जैसे कि हम गूगल पे कुछ टाइप करके सर्च कर रहे हैं तो हमारे सामने जो भी रिजल्ट आएगा वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होगा, ठीक है। आउटपुट होगा, डिवाइस नहीं। डिवाइस तो वो होता है जो हमें देता है आउटपुट। जैसे कि स्क्रीन है हमारी, स्क्रीन इनपुट डिवाइस भी है फ़ोन की, टच स्क्रीन, और आउटपुट भी है। इसके द्वारा हम इनपुट भी कर सकते हैं डाटा को, और रिजल्ट जो हमें मिलेगा आउटपुट उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में दो आते हैं, प्रिंटर और प्लॉटर। प्रिंटर से हम पेपर वगैरह होते हैं, प्रिंटर तो आपको पता ही होगा। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर इंजीनियर लोग यूज़ करते हैं ग्राफ्स वगैरह के आउटपुट के लिए, ठीक है। वीडियो लंबी होती जा रही है पर क्या करूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझाना भी तो ज़रूरी है ना। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए, वीडियो तक लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आपने लास्ट तक देख लिए। हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि या इंजेक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है या इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इंकजेट जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है हमारा, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इधर साइड लिखे हैं, थर्मल भी नॉन इम्पैक्ट है, इंकजेट भी नॉन इम्पैक्ट है, लेज़र भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और 3D भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें ड्रम चेन बैंड, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल भी इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। ये एक क्वेश्चन आया भी था कि ड्रम चेन और बैंड क्या हैं, तो क्या है ये? प्रिंटर है, ये एक प्रिंटर टाइप है। ऑप्शन में था प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस, मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं था, इनपुट डिवाइस है या मेमोरी है, क्या है ये? तो ये इसका आंसर क्या था हमारा? प्रिंटर है ये एक। ड्रम चेन और बैंड और डॉट मैट्रिक्स डेसिबल भी, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये रहे, तो ये ज़रूर पढ़ लेना। ये थ्योरी वगैरह छोड़ो, रहने दो। और ये सब वही है। प्लॉटर, हाँ, प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, इंजीनियर में यूज़ होता है ग्राफिकल आउटपुट के लिए, ठीक है। चार्ट, डायग्राम, ड्राइंग वगैरह के लिए, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं ये, ड्रम पेन प्लॉटर, फ्लैट पेन प्लॉटर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना प्लॉटर क्या चीज़ है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसको बोलते हैं मॉनिटर, VDU भी बोलते हैं इसको, ठीक है, VDU भी बोलते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी होता है, प्रोजेक्टर होता है जैसे कि वाइट हमारी, जैसे कि सिनेमा हॉल में होता है, पर्दा लगा होता है, उससे प्रोजेक्टर से हमारा स्क्रीन पे दिखता होता है, ठीक है। स्पेस सिंथेसाइजर भी होता है, स्पीकर भी होता है, ये सब हमारे होते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर होता है, VDU कहते हैं इसको, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, फुल फॉर्म आ सकती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। और CRT की फुल फॉर्म आती है कैथोड रे ट्यूब, ये भी एक इसका टाइप है। और RGB की फुल फॉर्म आ सकती है रेड, ग्रीन, ब्लू। और इसमें LCD और TFT, इन दोनों की भी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डियोड, ठीक है। प्रोजेक्टर क्या होता है? वो वाइट पर्दा होता है, उस पर जो मशीन के द्वारा लाइट डाली जाती है वो प्रोजेक्टर होता है ना। ये एक बड़ी स्क्रीन पर्दे पर दिखाई देता है, प्रेजेंटेशन भी दिखाई जाती है इस पर। ये भी एक सुनने योग्य भाषा उत्पन्न करता है, स्पीच सिंथेसाइजर, ठीक है। स्पीकर तो पता ही है आपको, साउंड उत्पन्न करता है, आउटपुट देता है हमें साउंड के द्वारा। CPU के बारे में देख लेते हैं, फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अन्य नाम इसके हैं माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर, ये याद रखना, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है माइक्रो प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर क्या है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ये नाम भी याद रखना, अन्य नाम। ब्लॉक डायग्राम है ये, मतलब इसमें देखना है CPU में क्या क्या होता है। मेमोरी यूनिट होता है, CU होता है, कंट्रोल यूनिट, ALU होता है, ठीक है। ALU सेकेंडरी मेमोरी भी से कनेक्ट होता है ये पूरा सिस्टम। एक्स्ट्रा मेमोरी जो होती है हमारी, और ये जो है सिलिकॉन की चिप होती है, एक कंप्यूटर में एक चिप होती है सिलिकॉन की बनी होती है ये। और एक प्रोसेसिंग डिवाइस है ये CPU जो है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ALU में अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मतलब कैलकुलेशन और लॉजिक वाले कार्य होते हैं। CU में होता है कंट्रोल यूनिट, MU होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। CU कंट्रोल करता है पूरे उसको, ये सब वही लिखा हुआ है, MU है ना। मेमोरी देख लेते हैं हम, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? प्राइमरी,
मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी पहले से ही होती है कंप्यूटर में, और सेकेंडरी हम ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए हम अलग से लगाते हैं। जैसे फ़ोन में मेमोरी कार्ड डालते हैं, वैसे उसमें भी कंप्यूटर में भी हम ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का मतलब द्वितीयक मेमोरी का यूज़ करते हैं। प्राइमरी मेमोरी के बारे में देख लेते हैं हम। ये सिलिकॉन की एक चिप होती है, ये तो पता ही होगा, है ना। इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं इसको, और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। और ये दो टाइप की होती हैं, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। रैम जो होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो होती है वॉलेटाइल, यानी अस्थायी होती है। मतलब इसका डाटा रुकता नहीं है। अगर लाइट चली जाती है तो डिलीट हो जाता है इसका डाटा। ठीक है। अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसका डाटा डिलीट हो जाता है। पर रोम जो होता है, रोम का डाटा रहता है ना। और इसके 2 टाइप होते हैं रैम के भी। एस रैम यानी स्टैटिक रैम, वॉलेटाइल ये दोनों अस्थायी हैं। ठीक है। इसका डाटा डिलीट हो जाता है और ये महंगी भी होती है। डायनेमिक थोड़ी सस्ती होती है, और एस रैम जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है डायनेमिक की तुलना में। नेक्स्ट है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल, मतलब स्थायी है, इसका डाटा डिलीट नहीं होता है। कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाएगा तो डाटा हमेशा सेफ ही रहेगा उसमें। और इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, रीड ओनली, मतलब पढ़ सकते हैं इसके डाटा को, इसमें एडिट नहीं कर सकते, उस डाटा को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। स्टोरेज को केवल पढ़ सकते हैं। और ये लिखा है रोम में स्थित स्थायी प्रोग्राम बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना। ठीक है। बायोस की फुल फॉर्म आ सकती है। प्रोम जो है, रोम के टाइप है, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। इसमें क्या होता है, इरेजेबल होती है ये थोड़ी, और ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मतलब लाइट के द्वारा इसको हम इरेज कर सकते हैं, डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। और ई प्रोम में क्या होता है, अल्टरनेटिव पराबैंगनी किरणों के द्वारा डाटा को मिटाया जा सकता है। और ई प्रोम में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, ठीक है, डाटा को मिटाया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक परमानेंट मेमोरी होती है, एक्सटर्नल होती है, अलग से इसको लगाया जाता है मतलब, और ये स्थायी होती है, इसका डाटा डिलीट नहीं होता है। अगर मतलब हमारा जैसे कि फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है मेमोरी से हमारा सारा डाटा उड़ थोड़ी ना जाएगा, उसमें सेफ रहेगा, है ना। तो वैसे ही होता है, ये मेमोरी कार्ड की तरह होती है। इसके भी अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसी ज़रूरी थोड़ी ना, जैसे कि पेन कार्ड वो सॉरी वो होता है, पेन ड्राइव होती है जैसे कि, है ना। तो इसके प्रकार देख लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, सीडी होती है, डीवीडी होती है, मैग्नेटिक टेप्स होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क होती है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, सिक्योर डिजिटल कार्ड है, एसडी कार्ड जिसको कहते हैं हम, जिसको फ़ोन में डालते हैं, चिप भी बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी भी होती है, क्लाउड स्टेट स्टोरेज भी होता है ना, पंच कार्ड भी होता है, एसडी रोम होती है, एसडी रीड राइट भी होती है, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं जिसको, वो भी होता है। ये सब क्या है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार हैं। फ्लैश मेमोरी होती है, पेन ड्राइव होती है ना। ये सब सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मतलब अलग से हम यूज़ करते हैं इन मेमोरी को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक टेप किसे बोलते हैं हम, कैसेट को, टेप को बोलते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क होती है हमारी 2, हार्ड डिस्क को भी कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क को भी कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क होती है हमारी सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी होती है, ठीक है। ब्लू रे को भी हम ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। क्वेश्चन आया था किसी यूनिवर्सिटी में इसी सब्जेक्ट में कि सीडी को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है सीडी को। ठीक है। फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड। ठीक है। फ्लैश मेमोरी होती कौन, पेन ड्राइव भी फ्लैश मेमोरी है, एसडी कार्ड भी फ्लैश मेमोरी है। नेक्स्ट है हमारा, ये सब लिखा हुआ है कि क्या क्या होती हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉफ्टवेयर में बस ये देख लो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम, विंडो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिनक्स भी है, डॉक्स भी है, एंड्रॉयड भी है, और मैक भी है, यूनिक्स भी है, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो उसमें 3 नेम दिए होंगे, 3 एक ऐसा नेम दिया होगा कि वो किसी और चीज़ का नेम होगा। जैसे कि मान लो वो होगा लिब्रे ऑफिस का, तो लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये नाम देख लेना, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है,
ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 8 ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैग्नीटोश भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो एक्सपी प्रोफेशनल ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वीडो जैसे कि हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिससे हमारा पूरा फ़ोन जो चलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पे ही चलता है ना। विंडो एक्सपी, यूनिक्स ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। रेड हैट लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो 8.1 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा लर्न विद यूपी गर्ल टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च करना जाकर, या फिर आपको सीधे लिंक भी दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर भी ज्वाइन हो जाइएगा, वरना टेलीग्राम पर आप ये सर्च करेंगे तो ये ज़रूर आ जाएगा। और BA 6 सेमेस्टर की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी ही, उसमें भी हम इसी टाइप से पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर MCQ कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहना चाहिए ना ये वीडियो, तो ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।